किसान आंदोलन 2.0 के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर अभी भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको जानने की जरूरत है कि ये कैसे और क्यों हो रहा है और ये कब और कैसे खत्म होगा। पर उससे पहले अगर हम अपनी नजरें थोड़ी नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर डालें तो आप देखेंगे कि किसानों का झंडा अब यूरोप पर भी लहरा रहा है। लेकिन ऐसा क्या गलत हो रहा है किसानों के साथ कि दुनिया के कोने कोने से किसान उठकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं? और आखिर यूरोप का किसानी आंदोलन कितना अलग है भारत के किसानी मोर्चे से? 75 साल में किसान इतना कर्जवान नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 70 साल में बेरोजगारी भी उतनी नहीं बढ़ी जितना आपकी सरकार में। जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी मेरा 56 इंच का सीना है, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। शुरू करते हैं यूरोप के किसानी आंदोलन से, ताकि इससे आप इंडिया के किसानी मोर्चे को थोड़ा आसानी से समझ पाएं। यूरोप का प्रोटेस्ट पिछले साल पोलैंड से शुरू हुआ था, जिसकी चिंगारी धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। इस प्रोटेस्ट के मेन कारणों की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार हैं। पहला, किसानों के ऊपर बढ़ता कर्ज जिसमें किसान धंसते ही जा रहे हैं। दूसरा, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, जिसके कारण फार्मर्स को ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। और तीसरा है यूक्रेन और मोरक्को से आते हुए चीप इंपोर्ट्स, जिसके सामने यूरोप की फसलें दम तोड़ रही हैं। अब किसान इनसे तो जूझ ही रहे थे, जिसमें आग लगाने का काम किया यूरोप की नई एग्रीकल्चर पॉलिसी ने, जिसके तहत अब किसानों को पेस्टिसाइड का यूज सीधा आधा ही करना होगा, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज्यादा होता है। जिसके बाद इन पर तेल डालने का काम किया कंट्रीज के कुछ नए कृषि कानूनों ने, जिसमें फ्रांस ने डीजल के दामों को बढ़ाने का बिल पेश किया। वहीं जर्मनी ने किसानों की सब्सिडी पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा और ग्रीस ने तो किसानों के लिए स्पेशल डीजल टैक्स तक लॉन्च कर दिए, जिसके चलते एक किसानी आंदोलन जो पोलैंड से शुरू हुआ था आज फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, बुल्गारिया, हंगरी समेत पूरे यूरोप में फैल गया, जिसमें किसानों ने भी ठान लिया था कि सरकार को घुटनों पर लाना है। और सिर्फ 2 महीनों में फ्रांस, जर्मनी और ग्रीस द्वारा न्यू लॉज और यूरोप की हाफ यूज पेस्टिसाइड पॉलिसी को डिसमिस कर दिया गया। अब यहाँ जरा यू टर्न लेते हुए मैं आपको इंडिया में हुए 2020 के किसानी आंदोलन की याद दिलवाना चाहूँगा, जहाँ हमारे अन्नदाता 1.5 सालों तक सड़कों पर रहे थे। नो डाउट यूरोप में किसानों का प्रोटेस्ट अभी भी चालू है, क्योंकि अभी भी उनकी सारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन 2 महीनों में नए कृषि कानूनों को भी हटाना बहुत बड़ी बात है, नहीं तो भारत की सरकार तो नींद से ही 1 साल बाद जागी थी। यूरोप के किसान खुशकिस्मत हैं जिन्होंने हाईवेज, रोड्स और यहाँ तक कि एयरपोर्ट के रास्ते तक ब्लॉक कर रखे हैं, फिर भी यहाँ की पुलिस ने किसी भी तरह का हथियार यूज नहीं किया। और वहीं भारत में पीसफुल रैली में भी ये हाल है। अब ऐसी चीज हमारे किसानों ने की होती तो प्रशासन असली गोली चलाने से भी ना झिझकता, जैसा आप शुभकरण सिंह को ही देख सकते हैं। क्या प्रशासन उस माँ के लिए उसका बेटा वापस ला सकता है? क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो ना तो यहाँ कुछ तोड़ा जा रहा है और ना ही देश के रिसोर्सेज को तबाह किया जा रहा है। सिर्फ एक मार्च कि दिल्ली चलो, जहाँ इनका स्वागत इन 7 लेयर वाले बैरिकेड से किया जा रहा है। अब ऐसा इंतजाम गलवान या पोक में किया होता तो शायद हमारी जमीन चाइना और पाकिस्तान के पास ना होती। और अभी तो ये कुछ नहीं, लाठी चार्ज, आंसू गैस और रबड़ की गोलियां तो पहले से ही लोडेड हैं। इतना इंतजाम तो लड़ाई लगने पर भी नहीं देखा होगा। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या एक पीसफुल प्रोटेस्ट में ये सब जायज है, वो भी उस देश में जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है? इससे अच्छी तो यूरोपियन डेमोक्रेसी है, जहां लोग प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि भारत में अब प्रोटेस्ट करना भी एक जुल्म है, एक क्राइम है। अब लगता है इस डेमोक्रेसी में लोगों का काम है जुल्म सहना और सरकार का काम है जुल्म करना। और अगर आपने आवाज उठाई तो पिक्चर आपके सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये आंदोलन फिर से क्यों? देखिए, 2020 का किसानी आंदोलन सिर्फ 3 कृषि कानून को ही हटाना नहीं था, इसके साथ कई और डिमांड्स और मुद्दे जुड़े थे, जिसमें उन 3 कृषि कानूनों को तो 2021 में हटा दिया गया। लेकिन बाकी मुद्दों पर सरकार ने ये वायदा किया था कि वो इन पर जरूर काम करेगी, लेकिन 2024 तक भी इन पर ना कोई चर्चा और काम नहीं किया गया, जिसके लिए किसान फिर कुछ नए और पुराने मुद्दे लेकर मैदान में उतर आए हैं। अब दूसरा सवाल कि आखिर क्या है किसानों की डिमांड्स? सबसे पहली डिमांड है एक कानून जो 23 फसलों के लिए MSP गारंटी करे।
MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों को एक मिनिमम प्राइस इंश्योर करता है कि चाहे बाजार का हाल जो भी क्यों ना हो, किसान अपनी फसल एक तय किए हुए दाम पर सरकार को बेच सकते हैं। दूसरी डिमांड है कर्जे की माफी, जिसका मतलब है कि किसानों के सभी लोन्स को माफ कर दिया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी डिमांड है किसानों के लिए 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन स्कीम। ये वो डिमांड्स हैं जो 2020 में भी थी और आज भी हैं। इसके साथ किसानों की कुछ और भी डिमांड्स हैं, जैसे लखीमपुर खैरी के दोषियों को सजा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और बाकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से वापसी, और MG नरेगा में 200 दिनों के लिए 700 रुपए में दिहाड़ी। अब ये मांगे सुनने में तो बहुत ज्यादा लगती हैं, पर असल में तो मेन 3 ही मांगे हैं, जो पहली 3 मैंने आपको बताई हैं। अब सरकार तो इनमें से कोई भी मांग पूरी नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये मांगे पूरी करना उनके लिए इम्पॉसिबल है। अब तीसरा सवाल ये बनता है कि किसानों की मांगे सरकार के लिए इम्पॉसिबल क्यों है। सरकार का कहना है कि ये मांगे हमारे बजट से बाहर हैं और ये भारत की इकोनॉमी को रोक देंगी। जहां MSP के लिए 10 लाख करोड़ का बजट लगेगा, वहीं 10 से 15 लाख करोड़ का लोन की माफी के लिए। सुनने को तो बिल्कुल सही है, देश के पास इतना पैसा कहां से आएगा, और अगर माफ कर भी दिया तो जेब तो जनता की ही ढीली होगी ना। लेकिन इन 10 सालों में जब सरकार चुपचाप 7.5 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट लोन यानी बड़ी बड़ी कंपनियों का लोन माफ करती है, तो उसे हमारे देश की तरक्की बताया जाता है, क्योंकि जब बढ़ेगा चोर तभी तो बढ़ेगा जोर। चलिए कम से कम लखीमपुर खैरी के दोषियों को तो जेल में डालो, उन्हें क्यों आजाद छोड़ा है। लेकिन अब ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेन मुजरिम ठहरे BJP के मेंबर्स। अब पार्टी की इमेज थोड़ी डाउन होनी चाहिए। कुछ लोग तो ये तक भी कह रहे हैं किसान किस हक से ये सब मांग रहे हैं, देश के लिए किसानों का योगदान ही क्या है। ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा, अगर देश का पेट भरा है तो वो इन किसानों की वजह से ही है। अगर किसानों के द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन ना किया होता तो आज देश 200 रुपए किलो आटा खा रहा होता। भारत की 60% आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो देश को सालाना 40 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर देती है, जिसमें सिर्फ कृषि उपज से ही 10 से 12 लाख करोड़ का रेवेन्यू आता है, जो भारत की GDP में 15% का योगदान डालता है। यही वजह है कि भारत को एक कृषि देश भी कहा जाता है। और वहीं अगर हम यूरोप के किसानों से तुलना करें तो 5% से भी कम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं और अपनी GDP में सिर्फ 1.4% का ही योगदान देते हैं। हिस्सेदारी में जितना कम, इज्जत में उतना ही बड़ा। अब इसमें आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर किसान सड़कों पर उतरने की जगह सीधा सरकार से ही बात क्यों नहीं करते। ऐसे ही लोगों को तंग करने से क्या फायदा। पर आप खुद ही सोचिए, क्या किसी जवान का कभी ये मन करता है कि वो अपने परिवार को छोड़ सीमा पर जाए, लेकिन फिर भी देश के हित के लिए उसे जाना पड़ता है। इसी तरह मीटिंग्स तो किसानों ने भी बहुत की और सरकार के साथ बैठकर चर्चा भी करनी चाहिए, लेकिन सरकार सुने तो। सरकार का तो एक ही एजेंडा है, बस एक बार इलेक्शन आराम से हो जाए। अभी लोगों को विश्व गुरु, राम मंदिर और आने वाले अच्छे दिनों के लिए खुशी है, और अगर किसान मुद्दा ज्यादा उछला तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब कुछ को तो किसान आंदोलन भी एक साजिश लगता है। सड़कों पर आज ही आना था, 2 महीने बाद आ जाते, शांति से इलेक्शन तो हो जाते। अब ये सवाल जब क्रांतिकारियों से पूछा गया तो उनका यही जवाब था कि वायदा तो इस सरकार ने किया है, 2 महीने बाद अगर कोई और सरकार आ गई तो हम किसके पास जाएंगे। और खुदा ना खास्ता अगर ये सरकार वापस आ गई तो इलेक्शन के बाद कोई सरकार सुनती है। सरकार तब तक आपकी है जब तक इलेक्शंस नहीं हुए, इलेक्शंस के बाद तू कौन और मैं कौन। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इनका दर्द अभी भी कुछ लोग नहीं समझ रहे। हमारे एक RJ कहते हैं कि किसानों को ऐसे बच्चों की तरह लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें अपने पिता के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। आप जरा इन्हें देखिए, हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग किसान, क्या इन्हें कोई शौक है इस उम्र में सड़क पर उतरने का? और क्या आप इन्हें अकल का कच्चा समझते हैं? अरे जिन्हें आप इनका पिता बना रहे हैं, असल में ये उनके बाप हैं। मीडिया तो बिकी ही थी, लगता है अब यूट्यूबर भी बिक रहे हैं। माहौल देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे मणिपुर को उनके हाल पर छोड़ दिया था, वैसे ही मोदी जी किसानों के साथ भी करना चाहते हैं। देखिए, मैं यहाँ किसी को बुरा नहीं कह रहा, बस देश के हित में आपको जागरूक कर रहा हूँ। इंटरनेशनल बॉर्डर्स तो आपने पहले ही तैयार कर दिए हैं, अब देश के दुश्मनों को तो यही मौका चाहिए।
देश को बांटने का, क्योंकि ऐसी भीड़ में कुछ भेड़िए भी घूम रहे हैं जो हमारी भोली भाली जनता को उकसाने और उन्हें बांटने के काम में जुटे हुए हैं, जो लोगों के रोज के जरिए अपने नापाक मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि कोई नहीं जानता कब एक फार्मर प्रोटेस्ट एक नए देश की मांग में बदल जाए। क्योंकि डिवाइड एंड रूल के शिकार तो हम पहले ही हो चुके हैं और इससे एक देश तभी बचता है जब हम एक मन और एक देश हों। जय हिंद।